गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी प्यारे बच्चों को माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें आप सभी को स्वागत है। और आप लोगों को मैं पिछले क्लास में बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ समीकरण बताए थे रैखिक समीकरण में, आपको हम पहचानने का नियम भी बताए थे, पाठ परिचय भी कराए थे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बार फिर से कि हम जो रैखिक समीकरण के बारे में जो बता रहे थे, वहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 और c2। इसके बारे में हम चर्चा किए थे और हम आपको वहाँ बताए भी थे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये क्या बोलता है? एक्सरसाइज नंबर 3.2। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि आपके पास बीटीबीसी का मैथ हो तो क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। यानी निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब युग्म मतलब जोड़ा होता है तो बोलता है कि उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। अब हमको ये समीकरण में बोलता है कि निम्न रैखिक समस्याओं में, जरा ध्यान दीजिएगा, निम्न में जो रैखिक समीकरण दिया है उसका युग्म बनाना है। तो पहले क्या बोलता है? क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। बोलता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 है यानी कहने का मतलब है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी जो कक्षा 10 है उसमें मात्र 10 ही बच्चे हैं, 10 से अधिक बच्चे नहीं हैं। और बोलता है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले तो जो कक्षा 10 में जो विद्यार्थी होंगे वो 2 होंगे, या तो लड़का या लड़की, या दोनों होंगे, लड़का लड़की दोनों। आगे क्या बोलता है देखिएगा, बोलता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो आप जब भी क्वेश्चन को हल करोगे तो एक काम करते हैं, लड़कियों को मान लो x तथा लड़कों को मान लो y। क्यों x y मानेंगे? क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज ही बोलता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया लड़कियों की संख्या x तथा अब हम मानते हैं लड़कों की संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, तथा लड़कों की संख्या। अब आपको ये एक्सरसाइज जो बोलता है 2 चर वाला बोलता है, तो एक चर तो x मान लिया ना, दूसरा चर y मान लो। आपके ऊपर है बाबू, x y मानो या a b मानो, जो आपको मर्जी करे चर संख्या दो वो आप मान सकते हो। तो हमने लड़कियों की संख्या को x माना तथा लड़कों की संख्या को y माना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न से। मेरा प्रश्न क्या बोलता है? अब मेरा प्रश्न ये बोलता है कि कक्षा 10 में जो 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10, यानी दोनों को मिला करके, लड़का को भी और लड़कियों को भी। तो इसलिए लड़कियों की संख्या क्या है? x। अब दोनों को मिला करके लड़कों की संख्या क्या है? 7 + y बराबर 10। अभी ना हम आपको बताए हैं चर और अचर, जो चर होंगे उसको एक जगह करो, जो अचर होंगे उसमें एक जगह करो। तो आप चर और अचर तो जानते हो, जात या अभिजात, जिसको हम लोग दूसरा रूप से जानते हैं। तो ये हम एक काम करते हैं, चर जो है y है इसको नहीं रहने देते हैं, और ये अंक जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों अचर है, एक जगह करते हैं। तो ये 10 तो ज्यों कहते हो रहेंगे, लेकिन ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजो चिन्ह परिवर्तन होगा, क्या हो जाएंगे? माइनस। इसलिए y बराबर, यदि हम 10 में से 7 घटाते हैं तो कितना बच जाएंगे? 3। तो अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। मेरा प्रश्न क्या बोलता है? अब हमारा प्रश्न बोलता है कि लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर, यानी लड़कियों की संख्या को x माने हैं तो x का वैल्यू कितना आया? 7। तथा लड़कों की संख्या को हम क्या माने हैं? y। तो लड़कों की संख्या को y माने हैं तो y का मान कितना आ गया? 3। यानी कहने का मतलब है कि लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3। और बोलता है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो एक काम करो, लड़की और लड़का को जोड़ो तो दोनों का मान देखो 10 आता है कि नहीं? 7 में 3 जोड़े कितना जाएंगे? 10। ये आपको 2 चर पर हम बताए। अब जरा देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम आपको एक चर पर बताते हैं। क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं विधि नंबर 2। आप इसके पहले जो पढ़े थे 2 चर वाले,
अब आप पढ़िए एक चर वाला। तो जिस तरह हमने उसमें लड़का और लड़की को जो माना था, हम उसमें दो चर वाले में सबसे पहले लड़कियों की संख्या को x माना था। अब ये एक चर वाले में हम लड़कों की संख्या को x मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या बराबर हमने माना x तथा, अब देखिएगा आपका प्रश्न क्या बोलता है। अब आपका प्रश्न ये बोल रहा था कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हमने इसमें x में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न से, जरा ध्यान दीजिए, एकदम छोटा सा है, ट्रिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलते हैं प्रश्न से। अब बोलता है कक्षा 10 में जो 10 विद्यार्थी हैं, दोनों का युग 10 है। तो आप माने हो लड़कों को क्या माने हो, x प्लस लड़कियों को क्या माने हो, x प्लस 4, दोनों का योग यानी कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। अब एक काम करते हैं, चर को एक जगह करेंगे और अचर को एक जगह करेंगे। तो एक चर मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 चर, यानी एगो x मिलकर के 2x होंगे। अब प्लस ये 4 ज्यों का त्यों हो गया। अब बराबर में 10 रहने देते हैं। अब देखिएगा ये 2x को हम यही रहने देते हैं, और ये देखिएगा यहाँ पर ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 2x ज्यों का त्यों हो गया। अब 10 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, 6। इसको काट सकते हैं, 2 3 6। अब आप कहिएगा कि आप काट क्यों रहे हो, तो हम काट इसलिए रहे हैं कि ये गुना में है, बराबर के बाद जाएगा बटा में होगा, इसलिए हमने यहाँ पर काट दिया। तो इसलिए x का मान आ कितना गया, 3। अब ये x का मान जो 3 आया, हम माने क्या है, हम माने हैं लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना निकल गया, 3। अब वहां हम लड़कियों को x माने थे, तो वहां कितना आया था, 7 आया था। यही तरीका है बनाने का। दूसरा मेथड प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार चलोगे तो अब हम चलते हैं लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को हम माने क्या है, x माने हैं। तो x माने थे तो इसका वैल्यू कितना आया, 3। तथा अगला हमारा बोलता क्या है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या के लिए चलोगे तो लड़कियों की संख्या को आप माने क्या हो, x प्लस 4। हमें तो x का मान पता है 3, और प्लस यहाँ कितना हो गया, 4। 4 में 3 जोड़ दे कितना आ गया, 7। यानी कि दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी लड़का और लड़की दोनों की संख्या मिलाकर के हो गया 10। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 के 2 में। चलिए 1 का हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाने चलते हैं इसी एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसी में क्या बोलता है, 1 का 2, जरा पढ़िएगा ध्यान से। बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। यहाँ बोलता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, यानी पेंसिल 5 कितना है, 5, और कलम की संख्या कितनी है, 7, दोनों का योग बोलता है 50 रुपया। अब ये पता नहीं है कि पेंसिल का मूल्य कितना है, ये पता नहीं है कि कलम का मूल्य कितना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पेंसिल बोलता है ना, तो हम पेंसिल ही मानेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब भी हल करोगे तो देखो लिखेंगे क्या, देखिएगा लिखेंगे माना के पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया। हमने पेंसिल के मूल्य को क्या माना, 1 रुपया। अब हमारे पास पेंसिल के साथ साथ क्या है, कलम, तथा कलम का मूल्य बराबर हमने मान लिया y रुपया। पेंसिल को माना x तथा कलम को क्या माना, y। अब मैं चलता हूं प्रश्न से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से चलेंगे तो हमारा प्रश्न क्या बोलता है, मेरा प्रश्न बोलता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो 5 पेंसिल, तो यहाँ पर 5 पेंसिल मतलब पेंसिल को x माने हैं, यहाँ हो गया 5x, जरा ध्यान दीजिएगा। तथा 7 कलम, अब कलमों की संख्या को हम y माने हैं, तो यहाँ हो गया 7y। अब बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, ये दोनों का मूल्य मिलाकर कितना बोलता है, 50 रुपया। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, पेंसिल को भी और किसको, कलम को भी, तो दोनों को जोड़ने पर कै रुपये बोलता है, 50 रुपये। यानी कि ये हो गया 7y बराबर 50। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसे रहने दीजिए। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से। फिर जब प्रश्न से चलते हैं तो अब इसी प्रश्न को क्या बोलता है, अब बोलता है कि नहीं 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य बोलता है 46 रुपया।
हाँ ठीक है, बोलता क्या है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपये। तो इसी पर क्या बनाएंगे, अब बोलता है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब क वाई 5 वाई बराबर कितना रुपया बोलता है 46 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और हम आपको अभी बताए हैं कि दोनों समीकरण को देखिएगा, एक को भी और दो को भी। तो यदि आप y को काटोगे तो x के मान निकलेंगे, x को काटोगे तो y का मान निकलेगा, दोनों प्लस प्लस है। लेकिन हम बताए थे कि कब काटोगे, जब दोनों का वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो तब। तो यदि आपके दिमाग में चलता है कि नहीं मैं y को ही काटूं तो दोनों को बराबर करना होगा, तो ये काम कीजिएगा। यहाँ जरा देखिएगा, मैं एक लाइन यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो। बराबर 46, हमको काटना किसको है y को, तो ऊपर में कितना जरा ध्यान दीजिएगा 7, तो नीचे में 7 से गुना कर दो, ये टोटल समीकरण है। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम y को काट रहे हैं, तो ऊपर में यहाँ 7 था तो नीचे में 7 से गुना किया। अब नीचे में देखो कितना है 5, तो ऊपर वाले में 5 से टोटली में गुना कर दो। देखो कैसे कटेंगे, यहाँ 5 में 7 से गुना करो, 7 पचे 35, और यहाँ भी 7 में 5 से गुना करो, 7 पचे 35। और हम बोले हैं ना कि दोनों समीकरण यदि बराबर हो, प्लस प्लस तो घटाएंगे, तो एक तो प्लस है माइनस जाएगा, यानी 35 से 35 ही पड़ जाएंगे। हमने y को काटने को सोचा तब। अगर आपको दिमाग में चलता है कि नहीं मैं y को नहीं काटूंगा, मुझे काटना है किसको, x को, तो आइए सेम कंडीशन है। अब ऊपर में कितना है 5, तो नीचे में 5 से गुना करो, इसको हटा दो। अब देखो नीचे में कितना है 7, तो ऊपर में कितना से गुना करो, 7 से गुना करके देखो 7 पचे 35, यहाँ भी गुना करके देखो 7 पचे 35। दोनों का चिन्ह क्या है, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। तो हम बोले हैं घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस होंगे, ये माइनस से ये प्लस क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। सेम रूल यहाँ लगाएंगे, आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इस तरह से कोई भी आपको दो समीकरण मिले, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम y को ही काटते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में देखो नीचे में कितना है 5, तो ऊपर वाले में 5 से गुना कर दो। और यहाँ देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 2 में ऊपर में कितना है 7, तो नीचे में कितना से गुना करेंगे 7 से। यही हमारा नियम है, दूसरा कुछ नहीं करना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में कितना से बाबू 5 से, तथा अब मेरे पास समीकरण 2 है, तथा समीकरण 2 में यहां देखो कितने से गुना करेंगे 7 से क्या कर, गुना कर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे 7 से। दोनों में गुना करना है, यहां से यहां तक टोटल गुना करना है। अब गुना करने के बाद दोनों का चिन्ह देखो, यहां भी प्लस यहां भी प्लस। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना कर, क्या करने पर, घटाने पर। आइए मैं गुना करता हूं, आप लोग भी गुना कीजिए साथ साथ। देखिएगा 5 में 5 से यानी 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, तो 50 25 x, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस 7 पचे 35 वाई। अब बराबर यहाँ देखिएगा 5 में 5 से गुना करो, 50 25 यानी 50 पचे 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है फिर, अब बोलता है कि 7 में, समीकरण 2 में तो 7 में 7 से गुना करो, 7 सते 49 x प्लस, और 7 में 5 से गुना करो, 7 पचे 35 बराबर। अब 46 में 7 से गुना करो, तो 7 छक 42 की 2 हाथ में रहे कितना 4, और 7 चौका 28 और 4 कितना हो जाएंगे बाबू 32, यानी 300 कितना हो गया 22। हमने बोला कि समीकरण 1 में गुना किए 5 से और समीकरण 2 में गुना किए 7 से, तो बोलता है घटाने पर। तो एक बात याद रखिएगा, हम जब भी घटाएंगे ना तो सिर्फ चिन्ह चेंज होगा, नीचे वाला प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ क्या होंगे माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, जो घटने वाला उसको घटा दीजिए, जो जुटने वाला उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ तो सबसे पहले ये प्लस है, ये माइनस कटने वाला है। अब यहाँ पर घटने वाला है, क्यों घटने वाला है कि -49 में से प्लस 25 घटाओगे तो सबसे पहले चिन्ह किसका सबसे अधिक है, यहाँ चिन्ह देखो, चिन्ह माइनस है क्योंकि यहाँ पर अधिक ऋण है। तो 49 में से ये प्लस 50 को, सॉरी 49 में से प्लस 25 को घटाओगे तो -24x अभी भी ऋण में बचेंगे, अभी भी कर्ज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको घटाओगे तो 322 में से आप यहाँ पर 250 को घटाओगे तो शायद -72 होंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर हम घटाते हैं, -322 में 250 को घटाओ तो 2 ज्यों करते हो गया, 1 दाएं तो 10 और 2
12। अब 12 में से 5 घटा तो कितना हो जाएंगे 7। ये जो कहते हैं कट गया, यहाँ ऊपर माइनस का चिन्ह दिखा, यानी माइनस कितना हो जाएंगे 72। इसको घटाओगे तो ये होंगे -72। ये देखिएगा यहाँ पर हम काट रहे हैं, ये माइनस से ये माइनस कट गया। और 24 का पहाड़ा जरा आप लोग पढ़िएगा तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका जाओगे तो 96 होगा, लेकिन हमको 24 तिया पर ही कट रहा है तो काट दीजिए 24 तिया 72। इसलिए x का मान आ गया 3 रुपया। ध्यान दिए, x का मान कितना आ गया 3 रुपया। मतलब कहने का कि पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना रुपया है 3 रुपया। अब मैं चलता हूं, अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि मेरे पास जब भी समीकरण 2 निकले, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आपकी मर्जी है, मर्जी करे तो समीकरण 1 में रखो, मर्जी करे तो समीकरण 2 में रखो। लेकिन हम बताए थे कि इसमें जो सबसे आसान समीकरण है उसी में रखो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समीकरण आसान है, किसी में मान रखो, सब में गुना ही करना पड़ेगा। तो आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में किसका मान निकाले हैं x का, तो x का ही मान रखेंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो अब यदि समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही x का मान रखेंगे y का मान आएगा। तो समीकरण 1 क्या है 5x + 7y बराबर कितना है 50। यहाँ देखिएगा ये हो गया 5x, तो 5 गुने x का मान यहाँ कितना निकाला है बाबू 3। तो अब y का मान आने वाला है 7y बराबर ये हो गया 50। ये 5 में 3 से गुना करो, 5 × 15 बराबर कै y 7y बराबर कितना हो गया 50। अब जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, तो ये 7y जो कहते हो गया, ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे -15 होंगे। तो अब देखिएगा 7y ये जो का त्यों हो गया। अब यहाँ देखिएगा 50 में से 15 घटाओगे कितना होंगे 35, ये कट जाएंगे 7 × 5 = 35। इसलिए y का मूल्य यानी कि y का मान आया कै रुपया 5 रुपया। ये हम कलम का मूल्य माने हैं, कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य को y माने हैं, तो ये मेरा आया 5 रुपया। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, अब मेरा प्रश्न ये बोलता है कि पेंसिलों का मूल्य तथा कलमों के मूल्य को ज्ञात करें। तो लिखेंगे इसलिए पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल के मूल्य को हम क्या माने थे x रुपया, ये मेरा निकला कै रुपया बाबू 3 रुपया। तथा अब अगला हमारा बोलता है कलमों का मूल्य, तो कलमों के मूल्य को हम क्या माने हैं y रुपया। तो जब कलमों के मूल्य को y रुपया माने हैं तो कलमों का मूल्य यहाँ पर कितना आया 5 रुपया। यही दोनों हमारा क्या होंगे 5 और 3, यही दोनों हमारा आंसर होंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसमें से हम आपको किसी एक क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिया है और तीनों 3 प्रकार के हैं, और तीनों में 3 है, समांतर रेखाएं भी हैं, प्रतिच्छेदित भी है, समपाती भी है। तो हम आपको एक बताते हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन है आप उसको घर पर बनाइएगा। जहां भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम वहां आपको बताएंगे। क्या बोलता है, सबसे पहले एक हल करते हैं। तो बोलता है क्या है 5x - 4y + 8 बराबर 0। हम बोले थे कि रैखिक समीकरण का जब युग्म देगा, जोड़ा देगा, तो आप पहले वाले को मानिएगा समीकरण 1, दूसरे वाले को मानिएगा समीकरण 2। और दूसरा क्या बोलता है इसमें 7x + कै y 6y - 9 बराबर 0। इसको क्या मानोगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो इस रैखिक समीकरण को याद रखिएगा, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। यही आप क्या कीजिएगा याद रखिएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1/a2, b1/b2, c1/c2।
तो यहाँ देखिएगा, जब अनुपातों की तुलना कीजिएगा तो आपको हम बता दे रहे हैं, इस सूत्र को जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सूत्र नंबर 1 होता क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और तीसरा सूत्र क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस एक्सरसाइज के लिए यही तीनों सूत्र आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलता क्या है अगला तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये होंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर इसी को कहोगे दूसरा नाम तो होगा केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसी को हम बोलते हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को केवल एक हल या अद्वितीय हल, ये तीन नाम जब देख रहे हो इसके लिए सूत्र यही होंगे। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये आपको इस समीकरण से आ रहा है, जो रैखिक समीकरण आपको हम बताए थे कि इसको मानना समीकरण 1 और इसको मानना समीकरण 2, यहाँ से ये आ रहे हैं। फिर अगला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों की तीनों बराबर हैं, मतलब ये समपाती हैं, तीनों के तीनों बराबर है, मतलब ये क्या है, समपाती है। और जब तीनों की तीनों बराबर होंगे, समपाती होंगे, तो ये होगा अपरिमित रूप से अनेकों हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ये होगा इसका दूसरा। और ये अगला बोलता है तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये क्या होंगे, ये आपका होंगे समांतर रेखाएं, ये आपका क्या होंगे, समांतर रेखाएं। अब ये आपको जब समांतर रेखाएं होंगे तो ये होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, कभी क्वेश्चन आगे बोलेगा 3 नंबर में कि संगत और असंगत, इसमें संगत कौन है और असंगत कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो संगत और असंगत के लिए ये देखो, ये सबके सब एक पक्ष में जा रहा है, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगला बराबर नहीं है C1/C2, मतलब तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे, हमारा संगत होंगे। याद रखिएगा, यहाँ तो तीनों के तीनों बराबर है, यानी तीनों एक ही पक्ष में जा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होंगे, संगत होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ दो बराबर है और अगला बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए ये क्या होंगे, ये होंगे हमारा असंगत। तो ये आप तीनों सूत्र याद रखिएगा, और इसी तीनों सूत्र पर हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से आपसे बनेंगे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक हम बना देते हैं, उसके बाद 2 का एक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 का एक बना देते हैं, 4 का एक बनाते हैं। अब बाकी जितने हम मतलब बच जाएंगे उसको आप घर पर बनाइएगा होमवर्क के रूप में। आप जब भी नहीं बनेगा हमें आप वहां पर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम ये मेरे पास दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इस पर हम ये दोनों समीकरणों को फिट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले x है और यहाँ A1 है, तो A1 का मान यहाँ से आएंगे A1, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो ये हो गया 5। अगला ये B1 है, तो यहाँ B1, यहाँ B1 में मान क्या है, -4, तो ये हो गया -4। अगला C1 का मान कितना है, +8, तो +8 जेव करते हो गया। उसी प्रकार यहाँ ये हो गया हमारा A2, तो A2 का मान कितना हो जाएंगे 7। फिर दूसरा क्या है B2 का मान कितना हो जाएंगे 6। ये हमारा क्या हो जाएंगे C2 का मान कितना निकलेंगे -9। ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण दिया है, इस पर ये दोनों समीकरण को हमने फिट किया, और यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका मान हमें प्राप्त हो गया। जब सबका मान हमें प्राप्त हो गया तो अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से चलोगे तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है, अनुपात की तुलना करें। तो जैसे ही हम यहाँ पर बोलता है कि अनुपातों की तुलना करें, तो एक काम करते हैं, तीनों समीकरणों को सबसे पहले बराबर करते हैं। तो अनुपात यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1/C2। यहाँ देखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, हम तीनों का मान यहाँ रखते हैं। देखिएगा यहाँ पर A1 का मान मेरा निकला हुआ है। A1 का मान यहाँ कितना दिया है बाबू, 5 बटा A2 का मान कितना है 7 बराबर, अगला क्या बोलता है B1 का मान कितना है -4, फिर बोलता है B2 का मान कितना है 6 बराबर, अगला बोलता है C1 का मान कितना है 8, और यहाँ देखिएगा C2 का मान कितना है -9। कहने का मतलब है कि ये तीनों समीकरण आपस में, ये तीनों का मान बराबर नहीं है, यानी A1/A2 के बराबर में नहीं है, B1/B2 के बराबर में नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो आपको अभी हम सूत्र बताएं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसके लिए सूत्र आपको क्या दिया गया है, इसमें बोलता है क्या है कि आपको ये देखना है जो युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं उसमें प्रतिच्छेद कर दी। तो ये जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये होंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बाबू, याद रखना। और आगे हमारा 2 नंबर जो समीकरण दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आप घर पर बनाइएगा। 2 और 3 में देखिएगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में एक समपाती होगा और एक समांतर होगा, घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा, वहां आपको मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान है, बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। सब क्वेश्चन हम ही बनाएंगे तो तुम क्या करोगे, तुम बैठ करके केवल देखोगे, अरे कम से कम तुम भी घर पर अपने आप ट्राई करो, प्रयास करो, बनाओ, अगर आपसे बनता है तो बेहतर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या बोलता है, इसमें भी एक देखते हैं। बोलता है कि यहाँ भी बोलता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। अब इस युग्म में देखना है कौन संगत है कौन असंगत है। तो आपको एक काम करते हैं, इसमें से हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक आपको बताएंगे बाटा वाला और दूसरा बताएंगे जो बाटा वाला नहीं हो, क्योंकि आप लोग बाटा वाले क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। चलिए 3 का एक क्या बोलता है, 3x + 2y बराबर 5, इसको माना हमने समीकरण नंबर 1। चलिए, और दूसरा क्या बोलता है, 2x - 3y बराबर 7, ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। और आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो पता है ना, उसमें फिट कीजिए ना। यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका मान पता है। समीकरण 1 से A1 B1 आएंगे तो A1 का मान कितना हो गया 3, B1 का मान कितना हो गया 2 और C1 का मान कितना हो गया 5। उसी प्रकार यहाँ बोलता है A2 का मान कितना होंगे 2, B2 का मान यहाँ से निकलेंगे -3, ध्यान दीजिएगा -3, C2 का मान कितना होंगे 7। यदि आपको लगता है कि सर यहाँ तो जितने भी आपका मान दिया है 5x - 4y + 8 बराबर में 0 दिया है, लेकिन यहाँ में तो बराबर में 0 नहीं दिया, तो ये आपको कैसे लिख दिया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ वही होंगे। लास्ट में आपको ये भी माइनस में आएंगे, ये भी माइनस में आएंगे, माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इसको जब बनाओगे ना तो 3x + 2y बराबर 5, तो ये बराबर के बाद में प्लस है, इधर बोला लो ना -5 होगा बराबर 0 आ गया, देख लो इस तरह से करके क्या है सही है। ये नहीं सोचिएगा जो बराबर के बाद में यहाँ पर 0 नहीं दिया है तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सही है, बशर्ते आपको इसका चिन्ह अपने ध्यान में रखना होगा। आइए चलते हैं प्रश्न से। यहाँ भी हम इसके अनुपात की तुलना करते हैं, तो यहाँ भी जैसे ही अनुपात की तुलना करेंगे तो अनुपात यानी कि बटा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ पर भी हम अनुपात की तुलना करते हैं। चलिए A1 का मान क्या दे रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। A1 का जो मान है वो देखिएगा, A1 का मान यहाँ कितना निकाला गया है 3 बटा A2 का मान कितना है 2 बराबर B1 का मान कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा। B1 का मान है 2 बटा B2 का मान कितना है -3 बराबर C1 का मान कितना है 5 बटा C2 का मान कितना है 7। ये देखिएगा समीकरण को जरा ध्यान से, ये समीकरण जो है तीनों के तीनों बराबर नहीं है। ये देखिएगा 3/2, तो यहाँ भी 3/2 होना चाहिए ना, तो 3/2 नहीं है, ये 2/3 है, यानी ये बराबर नहीं है। अब देखिएगा जरा इसके बराबर में ये माना है कि नहीं, तो यहाँ तो 2/-3 है, लेकिन यहाँ बराबर बोलता है 5/7 है, ये भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए A1/A2
बराबर नहीं है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। यानी कहने का मतलब है कि आप तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं। तो आपको हम बताए थे कि संगत और असंगत कैसे पहचान करोगे, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो ये हमारा होंगे संगत। अगर तीनों के तीनों बराबर होते तो ये हमारा क्या होते, संगत। अगर दो बराबर होते, एक बराबर नहीं तो क्या हो जाते, असंगत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में का हम बता रहे हैं, 3 का आपको 3 के क्वेश्चन नंबर 3 बताने चलो, देखिएगा। क्या बोलता है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 के 2 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये बटा में यहाँ मान दिया है तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। बोलता है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर बोलता है 7। मान लो समीकरण नंबर 1। अगला हमारा क्या बोलता है, आगे में बोलता है क्वेश्चन की 9x माइनस 10y बराबर 14। ये हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से A1 B1 C1 निकाल दीजिए। तो A1 का मान कितना निकलेंगे, 3/2, कोमा B1 का मान कितना निकलेंगे, 5/3, कोमा C1 सबसे लास्ट में है, इसका मान कितना दिया, 7। और आगे यहाँ पर चलते हैं A2 समीकरण 2 में। तो A2 का मान कितना आएंगे, 9। फिर B2 का मान यहाँ देखिए कितना दिया है, -10 तथा अगला बोलता है C2 का मान कितना देंगे, 14। चलते हैं प्रश्न से। आप जैसे ही प्रश्न से चलोगे, यहाँ भी हमें किसकी तुलना करना है, अनुपात की तुलना करना है। तो आप जैसे ही अनुपात की तुलना करेंगे, A1 बाई A2 बराबर बोलता है B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अनुपात की हम तुलना करने चलते हैं। तो हमें A1 का मान कितना दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। A1 का मान यहाँ बोलता है 3/2 सबका बाटा A2 का मान कितना है, 9। जरा ध्यान दीजिए, बराबर। फिर बोलता है B1 का मान है 5/3 सबका बाटा B2 का मान कितना है, -10 बराबर। अगला बोलता है C1 का मान कितना है, 7 बाटा यहाँ C2 का मान कितना है, 14। ये देखिएगा, इसके बटा में कोई अंक नहीं है तो हम 1 कर दें, इसके बटा में भी कोई अंक नहीं तो हम कितना कर दे रहे हैं, 1। ये हमारा कट जाएंगे, 7 दूना 14, आसानी से कट जाएंगे। आगे देखिएगा, इसको बनाते हैं एक लाइन और, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर वाला जो है ना 3/2, इसको ज्यों का त्यों रन देते हैं। और ये बड़ा बटा जो तुम देख रहे हो, इसका मतलब था भाग। अब भाग जब भी बनाओगे, चिन्ह परिवर्तन होगा तो ये गुना होंगे, तो 1 कहाँ जाएंगे, ऊपर, और ये 9 कहाँ जाएंगे, नीचे, बराबर। उसी प्रकार ये भी होंगे, 5/3 बड़ा बटा है यानी गुना, 1 गया ऊपर, -10 आया नीचे, बराबर। ये तो हमने काट दिया, ऊपर में क्या मरतबा, 1 मरतबा, नीचे में कितना, 2। इसको काटते ये कट जाएंगे, 3 दूनी 6, आसानी से कट जाएंगे। और ये कट जाएंगे 5 दूनी 10। एक लाइन और आगे बढ़िए, तो ये ऊपर का गुना ऊपर करोगे तो 1 में 1 से गुना करो, 1 एकम 1, और 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6। यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 में 1 से गुना करो, 1 एकम 1, और 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो लिखेंगे यहाँ माइनस बराबर 1/2। जरा इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, 1/6 बराबर नहीं है, ये भी नहीं है बराबर, क्योंकि 1/6 तो है, लेकिन यहाँ चिन्ह में क्या है, माइनस है। और 1/6 के फिर बराबर में नहीं है, -1/2। यानी ये तीनों के तीनों जो वैल्यू जो देख रहे हो, ये मान जो देख रहे हो, तीनों के तीनों बराबर नहीं है। तो इसलिए A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। यानी तीनों के तीनों जब बराबर नहीं है तो आपको अभी हम बताए 3 का एक क्या था, संगत था। ये भी हमारा क्या हो गया, संगत हो गया। असंगत तो निकला नहीं, लेकिन आप जब भी बनाइएगा अगला इसमें का 3 में का जो भी क्वेश्चन दिया है घर पर बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, उसमें असंगत आपको जरूर मिलेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इसको हल करते हैं। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी आपके लिए हम छोड़ देंगे, होमवर्क के लिए घर पर बनाइए। क्या बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, यदि वो संगत है तो हमें कौन से विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आप जब भी ग्राफीय विधि से हल करोगे तो आपको हम समीकरण बताए थे कि ग्राफीय विधि से कैसे हल किया था और कैसे हल नहीं किया था। तो सबसे पहले हम अनुपात की तुलना करते हैं। क्या बोलते हैं सुनिएगा,
क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या बोलता है? देखिए 4 का 1 बोलता है x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और अगला बोलता है 2x, जरा ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको समीकरण 2 मान लो, या चाहो तो देखो दोनों में 2 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़ा में 10 है। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर ये हो गया 10। ये हमारा कर देंगे 5 दूनी 10, तो इसलिए हमारा बच गया x प्लस वाई बराबर 5। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 है। तो यहाँ भी a1 का मान कितना आएंगे बाबू, 1, कोमा b1 का मान कितना आएंगे, 1, कोमा c1 का मान कितना देंगे, 5। यहाँ देखिएगा a2 का मान कितना आएंगे, 1, कोमा b2 का मान कितना आएंगे, 1, कोमा c2 का मान कितना आएंगे, 5। अब मैं चलता हूँ प्रश्न से। तो पहले ये चीज करो कि ये संगत है या असंगत है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो संगत असंगत देखने के लिए सबसे पहले हमें अनुपात की तुलना करना पड़ेगा। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। सबका मान अब रखा जाए, तो सबका मान जैसे ही हम रखते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, a1 का मान है 1 बटा a2 का मान है 1 बराबर b1 का मान भी कितना है, 1 बटा b2 का मान कितना है, 1 बराबर c1 बटा c2 का मान कितना, c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान भी कितना है 5। ये 5 का मर्तबा कट गया, 1 मर्तबा। जरा ध्यान दीजिए, इधर हम बना रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे 1 बराबर, क्योंकि 1 में 1 से भाग दो तो 1 ही ना होगा, फिर बराबर 1 में 1 से भाग दो 1, फिर बराबर 1 में 1 से भाग दो 1। कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों ये क्या है, बराबर है। तो आपका प्रश्न क्या बोलता है कि यदि संगत और असंगत हो, तो ये देख रहे हैं कि यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो यहाँ तो तीनों के तीनों बराबर है, क्योंकि यहाँ बोलता है इसलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये तीनों की तीनों बराबर है, तो ये हमारा क्या है, संगत है। और जब तीनों के तीनों बराबर है, संगत है, तो बोलता है कि जब ये संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल करो। तो संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करिए ना, तो ये हमारा हो जाएंगे समपाती रेखा हो जाएंगे। और आसानी से इसको क्या कीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगर ग्राफ बनाने का मन हो तो आप इसको आसानी से ग्राफ भी खींच लीजिएगा। यहाँ तक आप बनाइएगा, इसके आगे और हम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयताकार बाग यानी कि कोई बगीचा है जो आयताकार है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम हल करेंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयताकार बाग है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की एक काम करते हैं, हम लंबाई मान लेते हैं, लंबाई को मान लेते हैं x, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई को हम मान लेते हैं y। चलते हैं प्रश्न से। हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये बोलता है कि एक आयताकार बाग जो है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसलिए लंबाई को हमने क्या माना, x माना, और बोलता क्या है कि चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये बराबर के बाद प्लस है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। चलते हैं पुनः प्रश्न से। फिर जब हम प्रश्न से चलते हैं तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर प्रश्न बोलता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब बोलता है आयताकार बाग जो है इसकी अर्ध परिमाप। तो आपको आयत की अर्ध परिमाप पता होगा, तो लिखेंगे इसलिए आयताकार बाग की अर्ध परिमाप बराबर बोलता है कितना मीटर, 36 मीटर। तो आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, तो आयताकार बाग की अर्ध परिमाप क्या होंगे, x प्लस वाई बराबर ये हो गया 36 मीटर। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। मेरे पास एक समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण 2 है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। हम बताए थे कि क्यों घटाएंगे, समीकरण 1 में से
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ नहीं, हम काटेंगे y को। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है। तो आपको हम बताए थे उस नियम में कि यदि माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, प्लस प्लस हो तभी घटाएंगे, लेकिन प्लस माइनस और माइनस प्लस जोड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया कि आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। ये माइनस है, ये प्लस कट गया, एक x मिलकर के कितना x हो गया, 2x, 36 में 4 जोड़ दो 40, ये कट जाएंगे 20 दूनी 40, इसलिए x बराबर जो हमारा निकला वो निकला 20 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि आयताकार बाग की जो लंबाई जो है x, वो हमारा कितना निकल गया, 20। और यहाँ पर मीटर में दे रहा है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर लंबाई को x मीटर, चौड़ाई को मान सकते हो, यहाँ भी आप मीटर में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में लेकर चलोगे तो मीटर में ही आपका निकलेंगे। यहाँ पर ये 4 मीटर, ये लिख लो 36 मीटर, 40 मीटर टोटल हो गया, कट गया 20 दूनी 40, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या बोलता है कि अब हम चलते हैं प्रश्न। अब हम एक काम करते हैं, मेरे पास 2 समीकरण, एक समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण 2, आपको जिसमें मर्जी करे। तो अब हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यदि मैं समीकरण 1 में x का मान रखता हूं तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना मीटर है, 4 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, x का मान आया कितना है, 20, माइनस वाई बराबर कै मीटर है, 4 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, जात वाले की एक जगह, विजात वाले की जगह 20 को हम यही रखते हैं, ये बराबर के बाद प्लस है ना, इधर आएंगे तो माइनस 4 मीटर ये हो गया। आप बराबर में, ये बराबर के पहले माइनस वाई है, बराबर के बाद भेजोगे प्लस वाई होंगे, तो इसलिए वाई बराबर, यहाँ देखिएगा 20 में से 4 घटाओ कितना मीटर हो गया, 16 मीटर। तो प्रश्नानुसार चलोगे, प्रश्न के अनुसार, तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है कि उस बाग की विमाएँ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसलिए आयताकार बाग की, आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई को आप क्या माने हो, x, तो x बराबर हमने कितना मीटर निकाला, 20 मीटर। तथा अब ये आयताकार बाग की चौड़ाई, तुम चौड़ाई को माने क्या हो, तो चौड़ाई को माने हो y, तो यहाँ y का मान कितना निकल गया, 16 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, 5 नंबर, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 5 के बाद 6 होता है, गलती से बोल दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है क्या है कि एक रैखिक समीकरण है। क्या बोलता है बाबू, एक रैखिक समीकरण है। जब एक रैखिक समीकरण है तो एक रैखिक समीकरण क्या बोलता है, बोलता है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण दिया है। अब बोलता है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि। अब चलते हैं प्रश्न से। अब जब आप प्रश्न से चलते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न क्या बोलता है। 6 का 1 में बोल ये रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होगा, आपको हम सूत्र अभी बताए थे कि सूत्र होगा a1/a2 बराबर b1/b2। अब ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये सूत्र होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो आप ऐसा मान, ऐसा दूसरा समीकरण लिखिए जो इसको निरूपित न करे। तो यहाँ देखिएगा, a1 का मान सबसे पहले क्या है, a1 का मान यहाँ 2 है, b1 का मान यहाँ कितना होंगे, 3 होंगे, c1 का मान यहाँ कितना होंगे, -8 होंगे। अब ऐसा समीकरण चूज कीजिए। तो लीजिए, हम इन दोनों समीकरण को, इसी समीकरण को पलटते हैं। पहले ले लेते हैं 3x, बाद में लेते हैं +2y, और ये प्लस -8 है ना,
तो -7 बराबर 0, यही हमारा क्या आ जाएंगे आंसर होंगे। एक बार जरा मिला कर देखिएगा, यहाँ भी मान क्या होंगे, यहाँ होंगे A2 का मान होंगे 3, B2 का मान होगा 2, C2 का मान कितना होगा 7। तो जरा बराबर कर देखिए, बराबर नहीं होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, समांतर रेखाएं हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है समांतर रेखाएं हो। तो जब समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाएं के लिए सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। लेकिन लास्ट वाला जो देख रहे हो ना C1/C2, ये बराबर नहीं होता। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप मैथ को सही तरीके से नहीं बना पाओगे। तो यहाँ देखिएगा A1/B1 तो A1B1C1 मुझे पता है, लेकिन ऐसा हमको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है जो ज्यामितीय निरूपण को निरूपित कर सके। तो यहाँ देखिएगा इस समीकरण को खूब ध्यान से हम इसको ज्यों कहते हुए रहने देते हैं 2x + 3y। यहाँ देखिएगा अब यदि इसको बराबर करो तो 2/2 3/3, क्योंकि A1B1 A2B2 सब बराबर गया, लेकिन अंतिम समीकरण बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर -8 है ना, यहाँ पर हम -12 करते हैं, बराबर से देखिएगा जरा, ये बराबर नहीं होगा, ये हमारा क्या आ जाएंगे आंसर। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं हो। देखिएगा समपाती रेखाएं हो तो क्या बोलता है, समपाती रेखाओं के लिए सूत्र क्या होता है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि इसमें सबका मान बराबर होना चाहिए। तो सबका मान बराबर का क्या होगा, तो ये पहला जो समीकरण दिया है ना, सब में 2 से गुना कर दीजिए, सबका मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो गुना करोगे तो 2 दूनी 4x 3 दूनी 6y -8 दूनी 16 = 0, ये हमारा क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का हल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और बोलता है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। अब यहाँ बात आ गया ग्राफ की, तो हम आपको बताए थे कि आपका एक क्लास, सिर्फ एक ऐसा क्लास बताऊंगा जिसमें सिर्फ ग्राफ ही होगा, चाहे त्रिभुज का छायांकित करना हो या त्रिभुज के शीर्ष का नाम देना हो, तो एक ग्राफ हम एक क्लास में आपका ग्राफ का जितने भी क्वेश्चन होगा हम बना देंगे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास जो हम बताएंगे ना, अगले आने वाले संडे को हम आपका ग्राफ का क्लास बताएंगे। तो आप तब तक ग्राफ का कॉपी भी आप क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, और ग्राफ का कॉपी के साथ साथ आपके पास एस्टिमेट बॉक्स भी होना चाहिए, आसानी से बना लीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन को रह देते हैं। और आज एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.2 क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं 3.3 में, जहां पर क्या बोलता है प्रतिस्थापन विधि से। थैंक यू।